हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में चंद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और मेजर्स के बारे में बात किया था। आज के इस चैप्टर में हम उसी का कंटिन्यूएशन देखेंगे और देखेंगे कौन से और भी चंद इंपॉर्टेंट मेजर्स और इंस्टीट्यूशंस जो है भारत सरकार ने बनाए हुए हैं, खासकर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमें बात करना है वो है सोशल फॉरेस्ट्री। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन इसका ऑफिशियल डेफिनेशन आपको पता नहीं होगा। तो सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट and afforestation of barren and deforested lands with the purpose of helping environmental, social and rural development। सोशल फॉरेस्ट्री का माना जो कोई भी बैरन लैंड है यानी कि यूजलेस लैंड है, वेस्ट जो लैंड है, या फिर डिफॉरेस्टेड लैंड यानी कि डिफॉरेस्ट किया गया है ऑलरेडी लैंड, वहाँ पर फॉरेस्ट एक ज़माने में हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। तो इस तरीके के एरियाज में फिर से जाकर आप फॉरेस्ट को वहाँ पर ग्रो करें, उगाएं, वहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो फिर से लगवाएं, उसे फिर से जो है हरियाली वहाँ पर लाइक फॉरेस्ट जो है वहाँ पर फिर से ग्रो करें, तो इसे जो है सोशल फॉरेस्ट्री कहा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के सोशल फॉरेस्ट्री से ऑफकोर्स अफॉरेस्ट्रेशन तो ज़रूर होगा, लेकिन इससे मदद जो है वो एनवायरनमेंट को भी मिलेगी, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए भी मिलेगी। क्योंकि हमने कई बार देखा कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइबल्स वगैरह वो ज़्यादातर इन्हीं फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही क्रूशियल लाइवलीहुड माना जाता है। The term social forestry was first used in 1976 by the National Commission on Agriculture, Government of India। तो 1970s में ही पहली बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया था। सिंस सोशल फॉरेस्ट्री इज डन ऑन रूरल एरियाज, द होल विलेज इज इन्वॉल्व्ड, वुमेन, चिल्ड्रन एंड विलेजर्स पार्टिसिपेट इन प्लांटिंग ट्रीज एंड फार्मर्स प्रोवाइड विद टेक्निकल नो हाउ। जाहिर सी बात है कि अर्बन एरियाज में आसपास आप डिफॉरेस्टेशन ही करेंगे, वहाँ पर तो अफॉरेस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही ज़्यादातर नहीं है या फिर बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि रूरल एरियाज में ही हमें एरियाज लैंड जो है वो बैरन लैंड से या फिर डिफॉरेस्टेड लैंड्स मिलेंगे, तो वहीं पर जो है हमें फॉरेस्ट्रेशन करना है। और वहाँ पर जाहिर सी बात है कि पूरा विलेजर जो है, रूरल एरिया जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, विलेजर्स हो, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और फार्मर्स वहाँ पर होते हैं तो उन्हें भी एडिक्वेट नॉलेज होता है कि किस तरीके से सैम्पलिंग्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, एडिक्वेट वाटर वगैरह किस तरीके से देना चाहिए, इन सभी के बारे में हमें आसानी से पता चलता है। नेशनल बैम्बू मिशन, और बैम्बू जो है वो दरअसल एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह देखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि बैम्बू के बारे में क्या कहा जाता है। द मिशन एनविसेजेस प्रोमोटिंग होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बैम्बू सेक्टर बाय अडॉप्टिंग एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी एंड टू इंक्रीज द एरिया अंडर बैम्बू कल्टिवेशन एंड मार्केटिंग। दरअसल ब्रिटिश के ज़माने में 1927 उस टाइम फ्रेम में फॉरेस्ट लॉस जो है, फॉरेस्ट एक्ट जो है वो पास किए गए थे। तो इसके तहत बैम्बू को जो है वो ट्री की तरह बनाया गया था, यानी कि उसे एक प्रोटेक्टेड प्लांट की तरह या फिर प्रोटेक्टेड ट्री की तरह जो है वो दिखाया गया था। लेकिन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो है इसे वहाँ से उस नाम को जो है डिशेड्यूल किया गया था, यानी कि ये अब जो है ये किसी भी तरीके का एक प्रोटेक्टेड प्लांट या फिर प्रोटेक्टेड ट्री नहीं है, जहाँ पर आप इसे कल्टिवेट करने पर, खासकर प्राइवेट लैंड्स पर कल्टिवेट करने पर को जो है अरेस्ट वगैरह किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बैम्बू के बहुत से इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, तो इस बेनिफिट्स को जो है आसानी से रीप कर सकें और एक अच्छे खासे तादाद में बैम्बू का प्रोडक्शन हो, ताकि इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी से कर सके। तो यही एक स्ट्रेटजी थी जिसके तहत नेशनल बैम्बू मिशन जो है लॉन्च किया गया था। Promotion and diversification of bamboo products through establishment of micro, small, medium and large processing units and development of value chain in bamboo। तो adequate financial facilities की भी बात की गई थी कि जब स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स बैम्बू के रखे जाएंगे तो बैंक के द्वारा जो है आपको लोन्स वगैरह भी दिए जाएंगे, किस तरीके से इस बैम्बू प्रोडक्शन को जो है फर्दर पुश किया जा सकता है। सेटिंग अप एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैम्बू मंडीज, बाजार और रूरल हाट्स इंक्लूडिंग प्रमोटिंग ऑनलाइन ट्रेड। तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बैम्बू भी डिजिटल ही बेचा जाए, तो इस तरीके के कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए थे बैम्बू को जो है पुश करने के लिए, बैम्बू के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। दिस वाज समथिंग अबाउट नेशनल बैम्बू मिशन। अगला जो इंपॉर्टेंट मेजर है वो है नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। हमने पिछले ही वीडियो में कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड के बारे में बात किया हुआ था, याद कीजिए, अगर आप भूल गए हो तो रिवाइज कीजिएगा। तो ये जानते हैं कि NCEF है क्या, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। द फंड वाज क्रिएटेड इन 2010-11। द फंड हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ सेस ऑन कोल प्रोड्यूस्ड इंपोर्टेड अंडर द
पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। जो कोई भी माइनर्स वगैरह होते हैं, कोल का जो प्रोडक्शन चलता है वो स्पेसिफिकली सेस देते हैं, यानी कि एडिशनल टैक्सेस जो है वो पे करते हैं। पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी कि जो पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को माइनिंग वगैरह की एक्टिविटी से, अलग अलग एक्टिविटी से, तो उससे जो है ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा। तो इसके तहत जो है जो कोई भी एडिशनल सेस आता था इन कोल प्रोडक्शन से, इंपोर्ट्स वगैरह से, जो कोई भी कोल वगैरह इंपोर्ट करते थे तो उन पर एडिशनल सेस जो है वो लगाया जाता था, और ये सेस जो है नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में जो है जमा किया जाता था फॉर फंडिंग। और ये फंड किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? फॉर फंडिंग रिसर्च एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। हम सभी जानते हैं कि कोल जो है वो अच्छा खासा एनर्जी का एक सोर्स तो है, लेकिन क्लीन एनर्जी सोर्स नहीं है, क्योंकि ये अपने कार्बन फुटप्रिंट्स जो है छोड़ता है, कार्बन बहुत बुरी तरीके से रिलीज करता है, जो कि अगेन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो क्लीन एनर्जी जब हम कहेंगे तो बेस्ट एग्जांपल अगेन न्यूक्लियर एनर्जी भी क्लीन एनर्जी मानी जाती है, या फिर जो सोलर विंड एनर्जी वगैरह, जो टाइडल एनर्जी वगैरह, इसे भी कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी ही माना जाता है। तो इस तरीके के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए नेशनल क्लीन एनर्जी फंड का अमाउंट यूज किया जा सकता है। ऑफ पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज अप टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर एंटिटी ने अंडरटेक किया हुआ इस तरीके का क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन या फिर क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट, तो वहां पर 40% ऑफ द जितना भी कॉस्ट होगा उस प्रोजेक्ट का, वो कॉस्ट जो है भारत सरकार ही बेयर करेगी, एंड दैट अमाउंट इज पेड फ्रॉम नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। Any project or scheme relating to innovative methods to adapt to clean energy technology and research and development are eligible for funding under National Clean Energy Fund। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट रखने पर, अगर आप उस क्लीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, क्लीन एनर्जी पर रिसर्च वगैरह करने के लिए भी जो है अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो, तो आप नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से जो है क्लेम कर सकते हैं। और आखिर में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये भी अगेन कहीं ना कहीं उस क्लीन एनर्जी की तौर ही है, यानी कि हम जो है ज़्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल वगैरह मोबिलिटी के लिए। कई बार जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स की भी हम बात करते हैं कि पोल्यूशन इनसे कम होता है। ये थोड़े बहुत कॉस्टली ज़रूर क्यों ना हो, लेकिन इनसे जो है एनवायरनमेंट पर किसी भी तरीके का या फिर बहुत ही कम एडवर्स जो है इफेक्ट पड़ता है। इट वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013 टू अचीव नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, कार्स वगैरह जो होते हैं उन्हें पुश करने के लिए, उनका यूसेज बढ़वाने के लिए जो है भारत सरकार ने इस प्लान को लॉन्च किया हुआ था 2013 में, ताकि नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी जो है अचीव कर सके। यानी कि पेट्रोल जो है वो आज भी हम इंपोर्ट करते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी हमें नहीं है, तो फ्यूल की सिक्योरिटी जो है वो बनाए रखी जाए। और इलेक्ट्रिसिटी ऑफकोर्स हम पैदा कर सकते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके क्यों ना ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है हम इसे इस्तेमाल करें। ये जो है वो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था इस पूरे प्लान का। The target is to achieve sales of 6 to 7 millions in the hybrid and electric vehicle sectors from 2020. The government will provide physical and monetary incentives for this industry। जो कोई भी इस तरीके के आउटलेट्स रखेगा, इस तरीके के प्रोडक्शन हाउसेस, प्लांट्स वगैरह रखेगा, तो उसे भी जो है टैक्स हॉलीडेज वगैरह दिए जाएंगे, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा, इंसेंटिव्स वगैरह भी दिए जाएंगे, जो खासकर इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइक्स या फिर इलेक्ट्रिक ऑटोज वगैरह भी हम दिल्ली जैसे सिटीज़ में देखते हैं। तो इस तरीके के जो कोई भी आउटलेट्स वगैरह लगेगा उसे मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। It is expected that the crude oil worth rupees 62,000 crores will be saved due to this। अगर इलेक्ट्रिसिटी पर फ्लिप हो जाएंगे तो ऑफकोर्स एनवायरनमेंट के लिए तो ये अच्छा ही है, एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें 62,000 करोड़ जो है पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे क्रूड ऑयल पर, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। अगेन उसे रिफाइन करके पेट्रोल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल डीजल अपनी मोबिलिटी के लिए। अंडर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फेम स्कीम, दैट इज फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, दैट इज फेम इंडिया स्कीम। इसके तहत भी जो है आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर आप इस तरीके के आउटलेट्स खोलेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर जो है पुश करने के लिए काम करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह रखेंगे, या फिर आप चार्जिंग जो यूनिट्स, पोर्टल्स वगैरह जो होते हैं, जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इस्तेमाल पड़े, अगर आप उस तरीके के आउटलेट्स वगैरह भी खोलते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है इस फेम स्कीम के तहत सपोर्ट मिलेगा, मॉनिटरी इंसेंटिव्स वगैरह भी मिलेंगी। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।